दोस्तों, कक्षा 9 में आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं और आज हम हमारी 16वीं इकाई भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध, इसके बारे में चर्चा करने वाले जा रहे हैं। और ये जो चर्चा है में खास तौर पर तो ये भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध ये साहित्य का प्रकार निबंध है और जिसके निबंधकार है आनंद शंकर माधवन। निबंधकार का परिचय यदि प्राप्त करें तो श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के पिलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए थे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके संपर्क में आने से वो हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए थे। महात्मा गांधी ने के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा था। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना। ईस्वी सन 1984 में अद्वैत मिशन और 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। तीनों संस्थाओं के संचालक रहे थे। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद इन्होंने हिंदी साहित्य में सृष्टि की है। इनके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अंदल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत हुई है। अब ये जो निबंध है, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का जो संबंध है, उसके बारे में आनंद शंकर माधवन क्या कहते हैं। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। यहाँ पे हमारे जो निबंधकार है वो हमें बताना चाहते हैं कि प्राचीन परंपरा में गुरु शिष्य का जो संबंध था वो कैसा था। द्रोणाचार्य एकलव्य के बारे में हम जानते हैं, भगवान कृष्ण और सांदीपनी है ना। इसी प्रकार के जो गुरु शिष्य के जो संबंध थे वो प्राचीन काल है। अब अर्वाचीन काल में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया उन्होंने। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। क्या हो गया आज समाज में, व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है और इसके कारण गुरु शिष्य का संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। यदि गुरु को शिष्य को सिखाते थे तो उसे एक प्रकार का सुख प्राप्त होता था, खुशी प्राप्त होती थी, आनंद होता था प्राचीन काल में। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। लेकिन प्राचीन काल और अर्वाचीन काल में देखिए तो भी बहुत बड़ा अंतर आ गया है ना। प्राचीन काल के जो गुरु थे उसको यदि आप देखेंगे तो उसको राजगुरु कहा जाता था। लेकिन आज शिक्षक के तौर पर देखा जा रहा है ना। सर, टीचर, शिक्षक, शिक्षा करने वाला शिक्षक, इंग्लिश शब्द आ गया है, सर, टीचर आ गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में जो हो रहा है, अभी कहने वाला जो कुछ कहता है लेकिन वो पढ़ेगा, अभी इसके बारे में सोचेगा तो पता चलेगा उससे कि प्राचीन काल में गुरु की जो महिमा थी, इसका जो महत्व था वो कैसा था और आज कैसा हो गया है। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, लेकिन इसके अलावा और कुछ बहुत कुछ दिया जाता था।
और आज के जो गुरु हैं वो क्या करते हैं? अब उनकी जो ज़रूरियात है वो पूर्ति करने के लिए उनके पास जो भी ज्ञान है, जो भी शिक्षा है, जो भी विषय वो जानता है, क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने में अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। पूरे समाज को यहाँ अंगुली निर्देश करते हुए कहा है कि आप सोचिए, अपने मन को पूछिए, क्या गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है? अभी तो कोई शिक्षा भी नहीं की जाती है, बच्चे को कुछ डांटा भी नहीं जाता है, डांटने पर भी पेरेंट्स है वो विद्यालय पर आ जाते हैं, हंगामा करते हैं। और प्राचीन काल में क्या होता था कि बच्चों को शुरू से पढ़ाई की शुरुआत कराते ले जाते थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस आते थे। किसी भी प्रकार की वहाँ पे कोई वाद विवाद नहीं था। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो ही अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित रखते हैं। ऐसा यदि मैं कहूँगा तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। आजकल के पेरेंट्स क्या चाहते हैं, माँ बाप क्या चाहते हैं? जितनी महंगी फीस होती है वो विद्यालय अच्छी होती है, और जो गुरुजी ज़्यादा फीस लेते हैं वो काबिलियत होते हैं। यानी कि जो मुफ्त में मिलता है इसकी कोई गिनती नहीं है आज। और इसके हिसाब से आधुनिक शिक्षा का जो माध्यम है, वो स्थान है, वो आज बदल गया है। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये गुरु शिष्य का संबंध भारतीय संस्कृति में जो है वो तो अमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये बात यहाँ पर आनंद शंकर माधवन ने बताई है। चलते हैं पाठ को। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस पाठ का सारांश आपको करना है, ठीक है। पाठ तो आप पढ़ लेंगे, पाठ का सारांश क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो। तो प्राचीन भारत में गुरु शिष्य का संबंध उज्जवल था, ऐसा वो कहते हैं। गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या है वो पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। लेकिन आज यूरोप के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंधों में अंतर आया है। गुरु शिष्य के संबंध में अंतर आया, इसका कारण क्या है? पाश्चात्य संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति जो है वो आज बहुत आगे बढ़ती जा रही है। सबके सब माता पिता ऐसे ही चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा लड़का या मेरी लड़की पढ़ लिख कर अमेरिका या इंग्लैंड में जाके जॉब करे, नौकरी करे, हैं? तो इसके हिसाब से आज ये सब हो रहा है। इतना अंतर गुरु शिष्य के संबंधों में अंतर आया, तो इसका कारण यही है कि भारत के नहीं, यूरोप के प्रभाव से संबंध हुआ है। ऐसा भारतीयों की सार्वजनिक व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। आज कोई एक भारतीय को लेकर नहीं, पूरे भारतीयों को कहा है। सार्वजनिक इसका जो व्यवहार है इसमें परिवर्तन आ गया है। शिक्षा क्षेत्र व्यावसायिक हो गया है। आज का जो शिक्षा क्षेत्र है वो व्यावसायिक हो गया है, एक धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है। हम देखेंगे तो एक ही मोहल्ले में 2-3 शालाएं होती है। अपने दादा दादी को पूछेंगे, गांव में एक ही शाला होती थी। या तो छोड़िए, किसी के पास वो पढ़ाई भी नहीं करते थे, शाला तक पढ़ते थे, मैट्रिक तक पढ़ते थे। अभी तो बच्चा झूले में झूल रहा है, पालने में झूलता है, तब से लेकर इसके जो माता पिता है वो स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम में दाखिल करना है, यहाँ दाखिल करना है, वहाँ दाखिल करना है। ऐसे तो कहा जाए कि ये जो शिक्षा यदि वो बेची जा रही है, ये सब हो रहा है, खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो सामने ऐसा कोई व्यक्ति होता है तभी ऐसा होता है ना। आप कोई चीज़ बेचने के लिए जाते हैं तो आपको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे?
तो यदि इसमें परिवर्तन आया है तो इसका कारण मैं मानता हूँ कि माता पिता भी है। अब मान लीजिए कि माता पिता यदि कोई बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो क्या हो, उसके जो गुरु है शिकायत के तौर पर वो विद्यालय पर आते हैं शिकायत करने के लिए, मेरा बच्चा ये नहीं जानता है, वो नहीं जानता है। यदि मानो कोई इसका बच्चा अव्वल नंबर पर आया है तो कौन ऐसे माता पिता है जिन्होंने गुरुजी को सम्मानित किया है? तो ये भी कारण हो सकता है ना। तो ये बात के हिसाब से जो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध है, इनमें आज अंतर है। इसका कारण ये भी है क्योंकि शिक्षा क्षेत्र व्यावसायिक हो गया है। सही बातें हैं, शिक्षक गुरु वेतन भोगी हो गया है और जो शिष्य है वो शुल्क देकर विद्या प्राप्त करते हैं। हाँ, महंगे से महंगी फीस होती है, उसके पास ही आ जाते हैं, चाहे वो विद्यालय हो या कोई शिक्षक या गुरुजी हो। शिष्य शुल्क देता है तो गुरुजी लेता है ना, शिक्षक लेगा ही। शिष्य की नज़र में गुरु का सम्मान कम हो गया है क्योंकि वो पैसा दे रहा है। प्राचीन काल में क्या था कि वो मुफ्त में पढ़ाते थे, आश्रमशाला में पढ़ते थे, विद्यालय वो मंदिर जैसी थी, बच्चे वहाँ रहकर पढ़ते थे, वहाँ का सब काम करते थे, एक प्रकार की आत्मीयता थी। सब साथ में बैठकर खाना खाते थे, भोजन लेते थे। प्राचीन काल में ऐसा होता था। तो ये जो बात है वो यहाँ पर हमारे लेखक आनंद शंकर माधवन बताते हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया तब भारतवासी मालाएं लेकर स्वागत के लिए दौड़े थे। तो स्वामी विवेकानंद है वो भारत के ही है, कहा गया यहाँ पे। तो शुरुआत में इसकी और कोई देखते भी नहीं थे, लेकिन जब वो अमेरिका से वापिस आए ना तब जाके उनका स्वागत हुआ है और मालाएं लेकर दौड़े हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग राग अल्पाते दौड़े और उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने के बाद ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व मिला है। विदेश में यदि कोई शिक्षा ग्रहण करके आते हैं तो इसका मान सम्मान बढ़ जाता है। तो ये कहाँ से आया है? शुरुआती वहाँ से हुई ना, ये यूरोप की शिक्षा हुई है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण लिए जाते हैं। दक्षिण भारत में कुछ समय तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, और हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। देखते हम यदि कोई विदेशी हमारे साथ प्रवास में हो या कोई ऐसी जगह पर मिल जाते तो कितने आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो क्या इतने ऐसे सुंदर भारत में नहीं है? जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। तत्वचिंतक जो है वो मैक्स मुलर, उन्होंने भारत में जन्म लेने के लिए, ज्ञान पाने के लिए भारत में जन्म लेना, या तो जीवन भर उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे भारत में जाना है, वहाँ का ज्ञान प्राप्त करना है, और वही भारतवासी है वो आज कहाँ जाते हैं? ताकि जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। अब ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गद्दे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है ना। अब इनके सामने ज्ञान की बातें क्या करेंगे? जो लोग अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, अब ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कहेंगे? तो ये जो बात है वो यहाँ पर हमारे लेखक आनंद शंकर माधवन जी बताते हैं।
ऐसे लोगों के सामने कितना भी ज्ञान देंगे, ये तो मूर्ख है ना। मूर्ख के सामने कितने भी ज्ञान की बातें करेंगे तो क्या वो स्वीकार करने वाला थोड़ा है। ये बात यहाँ पर कहते हैं। भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ लोकप्रिय हुए हैं। तो ये जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, एक और भी घटना बताते हैं कि गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में मानते थे। गामा पहलवान का नाम सुना होगा शायद आपने, यदि प्राचीन काल में जाएंगे तो पता चलेगा। ये जो गामा पहलवान है वो भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में मानते थे। वे शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहते हैं। गुरु से शिष्य आगे ही होता है, पीछे नहीं रहता है कभी भी, तो ही वो गुरु की शिक्षा है और एक प्रकार का आनंद होता है। तो गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में मानते थे। वे शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहते हैं। गामा पहलवान ने कहा कि मेरा शिष्य मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्रिय है, वह मुझसे अधिक नाम कमाए, ऐसा मैं जा मानता हूँ। एक स्पर्धा होने वाली थी। गामा पहलवान की एक स्पर्धा होने वाली थी। आप यदि ये पाठ पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा आपको। तो सबने कहा आप इसके साथ क्यों नहीं लड़ते हैं, है ना। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने शिष्य के सामने नहीं लड़ सकता, औरों के सामने लड़ सकता हूँ। ये बात यहाँ पर बताते हैं वो आनंद शंकर माधवन जी बताते हैं, गामा पहलवान की जो बात है वो। पूज्य की अपेक्षा पुजारी का भारत में अधिक महत्व है। एक और भी बात बताते हैं यहाँ पे, पूज्य की अपेक्षा पुजारी अधिक महत्व है। उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। देखिए, गुरु को ही खोजना नहीं है, गुरु भी शिष्य को खोजते हैं। ये बात यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में। रामकृष्ण परमहंस से वो महाकाली के परम भक्त थे। तो विवेकानंद को भगवान का साक्षात्कार करना था, इसलिए वो सबको पूछते थे कि आप मुझे भगवान का साक्षात्कार करवा सकते हो। लेकिन जैसे ही वो रामकृष्ण परमहंस के साथ इसका साक्षात्कार होता है, भेंट होती है, वो कहते हैं कि हाँ मैं करवाऊंगा तुम्हें भगवान का साक्षात्कार। इतना ही नहीं, रामकृष्ण परमहंस जब पहली बार विवेकानंद को देखते हैं तो उन्होंने कह दिया था तुम आ गए यहाँ पे, मैं तो तुम्हें खोज रहा था। सिर्फ गुरु ही ढूंढना पड़ता है ऐसा नहीं है, गुरु को शिष्य को भी ढूंढना पड़ता है। एक आदर्श उत्तम शिष्य जो है वो मिलना बहुत कठिन हो गया आजकल। ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को अपने से अधिक महत्व दिया था। संगीतकार की अपेक्षा उसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते। देखिए ये बात बताइए यहाँ पे, संगीतकार से अधिक श्रोता श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि श्रोता यदि वो जानते हैं तो ही संगीत यदि बजाएगा तो गाएगा ना। श्रोता ही नहीं समझता है, नहीं तो वो क्या गाएगा और क्या बजाएगा। गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म का महत्व नहीं होता है। देखिए बहुत बड़ी बात की है, उत्तम गुरु में जाति भाव भी नहीं रहती है। अधिकतर गुरु शिष्यों से सेवा लेते हैं, सेवा लेने की नहीं देने की वस्तु है। देखिए ये बात बताइए, आज समाज में देखें तो अधिकतर गुरु क्या है, वो शिष्य की सेवा लेते हैं, पैर दबाते हैं,
सेवा करवाते हैं, कपड़े धुलाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं। नहीं, सेवा लेने की नहीं, देने की चीज़ है, वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी है। सेवा लेने के कौन अधिकारी है? बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। उनकी सेवा ईश्वर की सेवा है। यदि आप बच्चे की सेवा करेंगे, कोई रोगी की सेवा करेंगे, कोई असहाय या वृद्ध व्यक्ति की सेवा करेंगे ना, तो वो सेवा है, वो ईश्वर की सेवा बन जाती है। सेवा लेनी नहीं है, सेवा देनी है। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, उतनी ही शक्ति मूर्ति में आती है। देखिए, यदि आप भगवान का साक्षात करना चाहते हैं तो ये जो वाक्य है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, उतनी ही शक्ति मूर्ति में आती है। पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। ये बात यहाँ पर बताते हैं वो। तो ये जो निबंध है, इस निबंध में माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से व्यंग्य किया है। ये जो बात यहाँ पर बताई है, किसी को विद्या देना एक अनुष्ठान था, एक परम सुख की प्राप्ति होती है, ये वाली बात है यहाँ पर इस निबंध में। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे, यदि ऐसा कोई सवाल पूछा जाए, हाँ, तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम या मंदिर जैसे थे। गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं, तो गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। ये पाठ आप पढ़ेंगे, निबंध है, ठीक है। शिक्षा देना क्या है? एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। कौन सी पद्धति भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है? शिक्षा की क्रय विक्रय, बेचना और खरीदना, ये भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। ये तो विदेश में ऐसा हो रहा है, यूरोप में ऐसा हो रहा है। ऐसा हमारे लेखक जो है वो हमें इस निबंध में बताते हैं, ठीक है। हाँ, इस निबंध को यहाँ पर रखते हैं, इनका सारांश है वो आप ठीक से ग्रहण कर लेंगे, पढ़ेंगे। हाँ, एक एक वाक्य वाला सवाल जवाब जो भी है वो तैयार कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है। मैंने आपको पहली बार भी सूचना दे दी है कि हो सके इतना ग्रामर की जो नोट आप बनाने वाले हैं, वैकल्पिक व्यवस्था ये है, तो यदि आप स्वाध्याय की नोट में नहीं लिखेंगे और ग्रामर की नोट में लिख देंगे, तो एक एक वाक्य वाले उत्तर है, विस्तार पूर्वक के उत्तर है, या तो आशय स्पष्ट कीजिए, ये आप स्वाध्याय के नोट में लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ तक इस निबंध जो है इसे हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं।